Imagine you find an iPhone lying and you made all the efforts to find out the true owner of that phone, but you could not find him. And suddenly that owner, he approached you and he said that now you have to pay back me the amount of that iPhone. So now will you be liable to pay back that amount? क्योंकि आपके और उसके बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं. Welcome back to my YouTube channel Net Exponent. My name is Yashika and today in this video I'll be talking about quasi contract, and this quasi contract is in section 68 to 72 of Indian Contract Act, right? ये quasi contract का जो section है that is 68 to section 72, right? Is quasi contract is also called as constructive or implied contract. Now what do you mean by this contract? As you know, for the contract to be valid, there are 10 essential elements. तभी वो contract valid बनता है. So for that, you need proposal, acceptance, you need consideration, you need capacity of parties and all that 10 points which we have already covered. तभी एक contract valid बनता है. But quasi contract says that even if the essential elements are absent, वो contract तब भी बन जाएगा. ऐसा कैसे होगा कि वो contract तब भी बन जाएगा? Imagine आपके बीच में आपका कोई लीगल इंटेंशन भी नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का. यू डिड नॉट हैव दैट इंटेंशन टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. इवन देन यू आर बाउंड टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. आपने वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का कोई इंटेंशन नहीं था, तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट में ऑटोमेटिकली एंटर कर गए और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए. सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं भी है वो तब भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. ऐसे कैसे हो गया? देयर आर सम रिलेशन, सम सिचुएशंस जो आपको बाउंड करता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, राइट? ऐसा क्यों हो गया और ये कॉन्ट्रैक्ट लाया किस लिए गया ये टॉपिक? देयर इज वन प्रिंसिपल इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच इज अनजस्ट प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट. प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट सेज दैट if one party is benefiting at the expense of the other party, मतलब एक पार्टी को बेनिफिट हो रहा है at the cost of other party, दूसरे को लॉस हो रहा है. So ये it is not fair, it is not justice, it is not equitable, right? So this is called principle of unjust enrichment कि एक तो लूज कर रहा है, उसको बेनिफिट, दूसरे बंदे को बेनिफिट हो रहा है उससे. तो इस चीज के लिए ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लाया गया, राइट? कि आपको आप इंटेंशनली अनइंटेंशनली इस कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप एंटर कर जाओगे. सो हियर इन दिस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 5 पॉइंट्स कि इन कंडीशंस में आप ऑटोमेटिकली एंटर कर जाते हो, ठीक है? सो सेक्शन 68 सेज सप्लाईज ऑफ नेसेसिटीज टू इनकम्पीटेंट पर्सन. For example, if there is a minor is a person whose age is less than 18 years, right? And as we all know that minor के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया void होता है क्योंकि minor incompetent person है. तो आप तो ये बोलोगे ना कि minor के साथ मैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट करूंगी वो तो void होएगा. But imagine a situation where minor is in need of some necessities like food, right? Minor को food की जरूरत थी. So there is a person, a major person who is above 18 years who supplied minor with that necessities, right? तो अब इस केस में क्या हो रहा है? That major person who has supplied the necessities to minor has a right to get reimbursement. कि जो भी उसने दिए ना पैसे माइनर को, उस फूड को सप्लाई करा, तो उसका एक्सपेंस को वो रीइम्बर्स कर सकता है माइनर से फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी. माइनर की प्रॉपर्टी से वो रीइम्बर्समेंट ले सकता है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है? ऑल्दो माइनर इज एन इनकम्पीटेंट पर्सन एंड एनी एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड, बट इन स्पाइट ऑफ दिस जो माइनर से आप रीइम्बर्समेंट ले सकते हो उसकी प्रॉपर्टी से. द कंडीशन हियर इज दैट द मेजर शुड हैव, मेजर में ये नहीं होना चाहिए मेजर पर्सन इज डूइंग इट वॉलंटरली एज अ गिफ्ट. गिफ्ट नहीं दे रहा मेजर, राइट? तो इस केस में मेजर जो है वो प्रॉपर्टी से ले सकता है माइनर की, राइट? सेक्शन 69 सेज दैट इंटरेस्ट इन पेमेंट ड्यू बाय अनदर. मतलब इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है आपको
कि पेमेंट तो ड्यू किसी और की थी, बट वो बंदा पे नहीं कर रहा, उसके बिहाफ पर मैं पे कर रही हूँ. सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस सेक्शन 69 with the help of a case law. Case law is of Hazarilal versus Nauranglaal. इस केस में क्या हुआ था? There is a person Hazarilal who has हजारीलाल ने क्या किया था? उसने लैंड लिया था लीज पर, राइट? हजारीलाल ने लैंड लिया लीज पर, बट द रियल ओनर ऑफ द लैंड वाज नौरंगलाल. ठीक है, हजारीलाल ने लीज पर लैंड लिया एंड द रियल ओनर वाज नौरंगलाल. अब हुआ क्या था? Nauranglaal was not paying the land revenue to the government. बहुत टाइम से he was not paying the land revenue, and when it happened every year, so the government decided to put that land on auction, right? क्योंकि मुझे मेरा रेवेन्यू नहीं मिल रहा, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि वो ऑक्शन कर देगी लैंड की, राइट? बट हियर द लॉस वुड बी ऑफ हजारीलाल, क्योंकि उसका जो लीज का टर्मिनेट हो जाएगा. सो हजारीलाल डिसाइडेड to pay that land revenue to the government on behalf of Nauranglaal, जो रियल ओनर था. क्योंकि हजारीलाल को लगा कि मेरा लैंड, क्योंकि मैंने लीज पे लिया तो वो भी टर्मिनेट हो जाएगा. सो हजारीलाल डिसाइडेड टू पे दैट लैंड रेवेन्यू टू नौरंगलाल ऑन हिज बिहाफ. अब क्या हुआ? हजारीलाल ने पे कर दिया. नौरंगलाल जब ये कोर्ट में जब ये केस गया, सो कोर्ट सेड दैट Nauranglaal will be liable to pay Hazarilal that amount of land revenue, क्योंकि ड्यू किसका था? वो नारंगलाल का, राइट? पेमेंट किसने करी? हजारीलाल ने ऑन बिहाफ ऑफ नारंगलाल. सो नारंगलाल will be paying that amount of land revenue. Fine. So this was section 69. This is again an example of quasi contract, क्योंकि although दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट कॉन्ट्रैक्ट में आप ऑटोमेटिकली एंटर कर गए. Fine. Next is section 70, which says non-gratuitous act. What is non-gratuitous act? There are two concepts, gratuitous and non-gratuitous. Gratuitous means without consideration, means free of cost, and non-gratuitous means with consideration, right? So here we are talking about non-gratuitous act, which states that suppose कोई बंदा डूब रहा था और आपने उसको बचा लिया, राइट? सो दिस यू आर डूइंग इट वॉलेंटरली. दिस इज ग्रेटिट्यूअस एक्ट, जिसमें कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है. बट नाउ इमेजिन अ सिचुएशन जहां पर आप ये शो कर रहे हो कि मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर रहा हूं. दिस इज नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्टिविटी. सो इन दिस केस यू विल हैव टू कंपेंसेट, यू विल हैव टू गिव दैट कंपेंसेशन टू द पर्सन, क्योंकि ये नॉन था, राइट? क्योंकि मैंने ये शो किया, इस सिचुएशन ने ये शो किया कि मैं ये जो हेल्प कर रही हूँ वो मैं वॉलेंटरली नहीं कर रही हूँ, वो मैं ग्रेटिट्यूअसली नहीं कर रही हूँ. दैट इज अ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट एंड यू विल हैव टू कंपेंसेट मी फॉर दैट, राइट? नेक्स्ट इज सेक्शन 71, which is a very important section which talks about finder of goods, and I've already talked about this in my previous videos, so you can watch that video if you want this topic to be in detail. Finder of good means when you find out the good of some person and you are not the real owner of that person. As I gave you an example of iPhone in the starting of the video, जिसमें iPhone जो था मुझे मिला and I was not the real owner of that person, right? I was not the real owner of that phone, but मुझे वो फोन गिरा हुआ मिला और मैंने वो ले लिया. Although मैंने ट्राई किया कि मैं ओनर को ढूंढूं, but I could not find the real owner. तो अब जब वो ओनर मेरे पास आया, सो आई विल बी लाइबल टू पे द प्राइस ऑफ दैट फोन. मुझे वो पेमेंट करनी पड़ेगी उस फोन की. बट एक चीज है इसमें, ये चीज है कि आई पेयर सम एक्सपेंसेस टू फाइंड आउट दैट ओनर. मैंने कुछ एक्सपेंसेस लगाए उसको ढूंढने के लिए ओनर को, तो मैं ओनर से उस एक्सपेंसेस का भी पेमेंट मैं रीइंबर्स कर सकती हूँ. फाइन. तो मैं ये नहीं बोल सकती ओनर को कि मेरे और आपके बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, हमने तो कुछ साइन ही नहीं करा, सो व्हाई शुड आई पे बैक दैट अमाउंट ऑफ आईफोन. मैं तो नहीं दे रही. यू कैन नॉट से दैट बिकॉज दिस इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. यू आर बाउंड टू पे बैक दैट अमाउंट टू द रियल ओनर. फाइन. द लास्ट सेक्शन इज सेक्शन 72, which says पेमेंट ऑफ मनी बाय मिस्टेक. मैंने गलती से किसी को पेमेंट कर दी.
For example, if there are two people A and B, right, and A and B were jointly liable to pay to C rupees 10,000 rupees. A और B को इकट्ठे मिलाकर 10,000 रुपए देने थे C को. अब हुआ क्या, A चला गया C के पास, उसने 10,000 रुपए दे दिए और उसने B को इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूँ C को. So B again went to C and paid 10,000 rupees. अब C के पास A के भी अलग से आ गए और B के भी अलग से आ गए, राइट. सो उसके पास डबल अमाउंट आ गया. सो C will be liable to pay back that 10,000 rupees back, right? So this is an example of quasi contract. Although there is no contract between all the three, but you are bound to enter into the contract, right? So this was all about quasi contract, जहां पर आपने express नहीं किया कि आप contract में enter कर रहे हो, but it is implied. You are bound to enter, although you do not have any intention of entering into contract, but you are bound to enter into the contract. It is also called constructive contract. So for this you should know section 68, 69, 70, 71 and 72. I hope you like my video. Please stay tuned for the next videos. Thank you so much.